साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। 33,408 किसानों का 1 लाख तक का कर्ज किया जाएगा माफ। 2017 में सरकार की कर्ज माफी योजना से वंचित किसानों को मिलेगा लाभ। हैदराबाद की अनुषा ने मधुमक्खी फार्म शुरू करके कायम की मिसाल। भारत में लोगों को शुद्ध शहद उपलब्ध कराने की ठानी। मधुमक्खियों और वातावरण को उनकी आवश्यकताओं के बारे में छात्रों को करती हैं शिक्षित। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। बर्फीली हवाओं और कोहरे ने थामी जिंदगी की रफ्तार। पंजाब के भटिंडा और यूपी के आगरा समेत कई शहरों में दर्ज की गई जीरो विजिबिलिटी। खराब मौसम के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 33,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी है। ये किसान सरकार के कर्ज माफी योजना से वंचित थे। सरकार ने ऐसे 33,408 किसानों के लिए 1 लाख तक के कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया है। याद रहे कि 2017 में योगी सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था। अब सरकार की तरफ से उन खामियों को दूर करते हुए कर्ज माफी का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए फंड भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी कि मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश की सरकार ने भी 4 साल में 68,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट की खेती करने का लक्ष्य रखा है। अगले 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ भी करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को जागरूक भी करेगी। इसके साथ ही मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो की MSP भी तय की जाएगी ताकि किसानों को अनाज बेचने में कोई परेशानी न हो और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। अनुषा नाम की एक महिला ने हैदराबाद में एक मधुमक्खी फार्म शुरू करके मिसाल कायम की है। वो सीधे मधुमक्खी के छत्ते से लिया गया ताजा शुद्ध शहद बाजार को उपलब्ध करा रही हैं। इस मधुमक्खी पालक के पास न केवल शहद प्रदान करने के लिए बल्कि किसानों को परागण सहायता में मदद करने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का एक बड़ा खेत है। वे हैदराबाद के कोतपेट में अपने आउटलेट पर शहद आधारित उत्पादों की एक विशाल विविधता भी प्रदान करती हैं। बी फ्रेश की फाउंडर अनुषा के अनुसार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में MBA किया और अमेरिका में 4 साल तक एक IT कंपनी में काम किया और भारत वापस आ गई। उनके पूर्वज खेती में थे, इसलिए वो अपने जुनून के कारण इसमें आई। अनुषा इस वर्ष किसानों को परागण सहायता के लिए 100 मधुमक्खी के छत्ते कॉलोनियों को वितरित करने की योजना बना रही हैं। अनुषा कहती हैं कि मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों का ख्याल रखा जाता है। वो सिर्फ शुद्ध शहद ही नहीं निकालती बल्कि किसानों को परागण में मदद भी करती हैं। वो 500 से ज्यादा लोगों की मदद कर रही हैं। बहुत से किसानों ने कहा कि परागण के माध्यम से 20% से 30% उपज में वृद्धि हुई है, खासकर मीठे संतरे, नींबू, आम, तरबूज, अनार और ड्रैगन फ्रूट की। वे छात्रों को मधुमक्खियों के बारे में शिक्षित करने पर जोर देती हैं। अनुषा मधुमक्खी के छत्ते की प्रदर्शनी लगाती हैं क्योंकि सभी स्कूली बच्चों को मधुमक्खियों और परागण के महत्व को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण और कीटनाशकों के कारण पेड़ों पर कोई मधुमक्खी नहीं दिखती है, इसलिए हमें इन मधुमक्खियों के बारे में बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है। बी फ्रेश के एक मजदूर विजय कहते हैं कि मैं यहाँ पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। हम मधुमक्खी के छत्ते के उस डिब्बे में शहद लेते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा होती है और उसे खाली डिब्बे में रख देते हैं। बाद में मशीन के जरिए शहद निकाला जाता है और मधुमक्खी के छत्ते को निकाल दिया जाता है। इनको हनी निकालना हो, किस बॉक्स में हनी जाता है वो हनी निकाल के
एम्प्टी बॉक्स से हनी निकाल के फिर एम्प्टी बॉक्स में वो मशीन में लगाते हैं। मशीन में लगा के फिर वो हनी निकाल के आपस रिटर्न उसमें छत्ता गिरते हैं। हाँ, और जब वो किसी बॉक्स के अंदर ज्यादा वर्कर हो जाए, डिवाइड करना है बॉक्स, डिवीजन निकालना हो, फिर हम लोग एम्प्टी बॉक्स लाके डिवीजन निकालते हैं। डिवीजन निकालने के बाद वो 15 से 16 दिन रानी को उसको देखभाल करना पड़ता है। बॉक्स के अंदर इसमें रानी बना कि सेल नहीं बना, इसकी वजह से हम लोग उसको देखभाल ज्यादा करते हैं। वो देखभाल करने से जब वो 16-17 दिन के रेंज में वो रानी निकलना शुरू हो जाता है, तो वो रानी निकलने से शुरू होने के कारण वो 25 से 26 दिन लगता है उसको मीटिंग होने में। तो मीटिंग होने में 26 से 27 दिन लगता है ना, तो वो क्या होता है फिर उसको हम लोग उसको अच्छा बॉक्स बनाते हैं। उसमें ब्रूडिंग अच्छा हो, अंडा अच्छा हो, लार्वा अच्छा हो, उसमें हनी कितना % है, कितना नहीं है, कितना से बाहर आता है, से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 15 जनवरी से शुरू होने वाले पोंगल त्योहार से पहले तमिलनाडु के मदुरई में किसानों ने खेतों से गन्ना काटना शुरू कर दिया है। पोंगल उत्सव भोगी पोंगल नामक दिन से शुरू होता है, जो तमिल महीने मार्गजी के अंतिम दिन मनाया जाता है। त्योहार राज्य में 3 या 4 दिनों तक जारी रहता है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार मदुरई जिले के किसानों से गन्ना खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोंगल के दौरान पेश किए जाने वाला गन्ना बड़ी संख्या में मदुरई के खेतों में ही उगाया जाता है। मदुरई शहर की आवश्यकता से अधिक 956 एकड़ क्षेत्र में पनीर गन्ना की खेती की गई है। सरकार मदुरई जिले के लिए 2 करोड़ गन्ने की आवश्यकता की उम्मीद कर रही है। सरकार के अनुसार हम ये खरीद त्रुटिहीन तरीके से करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि केवल 6.5 फीट लंबा और अच्छी गुणवत्ता वाला गन्ना ही पोंगल के लिए खरीदा जा सके। मदुरई जिले में 9,56,000 राशन कार्ड धारक हैं। इसके अलावा मदुरई में 3 श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर हैं, जिन्हें सरकार पोंगल के लिए उपहार के रूप में गन्ना दे रही है। उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में बना घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि मंगलवार को सुबह राजधानी दिल्ली में घने कोहरे में कमी दिखाई दी। वहीं ठंड में ठिठुरती दिल्ली को आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। वहीं सर्दी के सितम के चलते स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की अवधि भी बढ़ा दी गई है। घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित है। कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं मंगलवार को भी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण कुछ विमानों को डायवर्ट किया गया। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। देश की राजधानी दिल्ली प्रचंड सर्दी में जमी जा रही है। वहीं उत्तर भारत के बाकी राज्यों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मंगलवार की सुबह कई राज्यों में कोहरे की सफेद चादर देखने को मिली, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। मंगलवार की सुबह 5:30 बजे उपग्रह से ली गई तस्वीर में पंजाब से लेकर बिहार तक, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक घने कोहरे की परत देखी जा सकती है। वहीं पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, जम्मू डिवीजन, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार की सुबह 5:30 बजे पंजाब के भटिंडा और उत्तर प्रदेश के आगरा में शून्य दृश्यता दर्ज की गई। वहीं जम्मू डिवीजन, गंगानगर, चंडीगढ़, अंबाला, पटियाला, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोरखपुर और भागलपुर में दृश्यता 25 मीटर रही। इसके साथ ही हिसार, दिल्ली के पालम, बहराइच, गया, पूर्णिया और कैलाश शहर में विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक जगत में भारत की राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही संस्था विश्व हिंदी परिषद ने इस अवसर पर मांग की है कि मोटे अनाजों से तैयार उत्पादों के अलावा इन उत्पादों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं की वेबसाइट्स पर अंग्रेजी के साथ साथ अगर हिंदी भाषा में भी विवरण लिखा जाएगा तो हिंदी भाषा को दुनिया भर में प्रसारित करने में मदद मिलेगी। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट।
भारत सरकार के सार्थक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने का विश्व हिंदी परिषद ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में जुटे विश्व हिंदी परिषद ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मांग की है कि हिंदी भाषी राज्यों में मोटे अनाज की अधिकांश खेती होती है। विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार का मानना है कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों के अधिकांश किसान पोषक अनाजों की खेती करते हैं। इसलिए मोटे अनाजों की खरीद फरोख्त, आयात निर्यात व विपणन करने वाली एजेंसियों के अलावा इस कार्य से जुटी सरकारी व गैर सरकारी वेबसाइट्स अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो किसानों को समझने में आसानी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे आज जो 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जितने भी वेबसाइट है ताकि जो हमारे किसान हैं वो हिंदी को जानते हैं, समझते हैं, भारतीय भाषाओं को समझते हैं, तो उनको उनके समझ के लिए, उनके सुविधा के लिए सभी उत्पादों पे, सभी माध्यमों में, संवाद के माध्यमों में हिंदी का प्रयोग हो। विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि पोषक अनाजों के प्रमोशन के क्रम में मोटे अनाजों का निर्यात बढ़ाने के साथ इससे तैयार उत्पादों के पैकेट से दूसरे देशों में बड़े स्तर पर बिक्री के लिए भी भेजे जा रहे हैं। अंग्रेजी में विवरण लिखे इन उत्पादों पर अगर हिंदी भाषा में भी संबंधित जानकारी लिखी होगी तो दुनिया भर में हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस अवसर पे हर उत्पादों पे हिंदी में भी उत्पादों का नाम हो, किसानों के साथ जो संवाद हो, जो व्यापारी उसको खरीदने के लिए आएँ वो हिंदी भाषा में बात करें। हम भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है, क्योंकि इस अवसर पे हम न केवल वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देंगे, अपने भारतीय संस्कृति को और भाषा को भी हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है जो दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। विश्व हिंदी दिवस पे मैं ये संदेश दूंगा कि आज हिंदी व्यापार वाणिज्य की भाषा बन चुकी है। ये हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया के लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जब वो हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमारी भाषा को भी समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जा रही है। तो धीरे धीरे हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हर साल इसे अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की हिंदी दिवस की थीम है हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उसकी मातृभाषा की महत्वता को भूले। भारत सरकार साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के क्रम में आयोजित विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी प्रेमियों ने मांग रखी है कि भारत से बनने वाले मोटे उत्पादों के व्यापार और कारोबार के दौरान उत्पादों पर एक और जहां हिंदी में विवरण लिखा जाए, वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा भी दिया जाए। मेरे सहयोगी कैमरामैन स्फूर्ति रंजन महापात्रा और प्रमोद कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार का 2024 तक 10,000 किसान संगठन बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के विकास से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियों पर हमारी संवाददाता मंजू मीणा ने राजस्थान भरतपुर के जिला अधिकारी आलोक रंजन से बीच बहस कार्यक्रम में चर्चा की। आइए देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा। क्या खास देखते हैं कि वो किस तरीके से एक अलग तरह का रोल निभा रही है कृषि विकास में? कृषि में सुधार हो इसके लिए कई सारी कमेटियां, कई सारी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं और एफपीओ उसमें नवीन प्रयास है। मूल रूप से कोऑपरेटिव की भावना से काम पहले से भी होता था। कई सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, पैक्स बनी हुई हैं, प्राइमरी सोसाइटी जो कि काम करती हैं वो मूलतः क्रेडिट का और उर्वरक का ही काम करती हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी तरह से अपने उत्पाद को प्रोसेस कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो होता है वो उत्पाद की प्रोसेसिंग में है और ज़्यादा वैल्यू एडिशन उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल में है। ये दोनों काम जो है अगर कोई इंटरमीडिएटरी करता है, इसलिए किसान को जो दाम मिलता है वो कम मिलता है। शायद यही सोचते हुए ये प्रयास है कि एक कंपनी के रूप में इसको रजिस्टर किया जाए। कंपनी की मूल भावना ये रहेगी कि प्रॉफिट जो है वो एक प्रधान रहेगा। दूसरा ये रहता है कि इसमें 3 साल तक इसको भारत सरकार की फंडिंग से सपोर्ट मिलता है। तो वो संस्थाएं, इसमें एक सीईओ होता है जो कि प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, वो एक बिजनेस प्लान तैयार करता है कि ये उत्पाद कहाँ बेचें। वो 3 साल तक का समय होता है जब ये एफपीओ अपने पैर पे
खड़े भी हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें वो चीज़ है जहाँ एक कोऑपरेटिव की भावना है और उसके साथ साथ एक कंपनी की वैल्यूज़ हैं, ताकि मार्केट में किस तरह से अपने उत्पाद को बेचना है, और इसमें सारा जिला प्रशासन हम लगे हुए हैं कि इनकी मार्केट से एक्सेस बढ़ाई जाए, इनकी मार्केट के साथ में मीटिंग कराई जाए। इसलिए मुझे लगता है ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि एक नवीन प्रयास है, और ये ऐसे कई राज्य हैं। राजस्थान में भी एफपीओ काफ़ी मैं पहले एग्रीकल्चर विभाग में भी कुछ समय काम कर चुका हूँ, उस समय भी करीबन 53 एफपीओ थे राजस्थान में जो हमने बनाए थे। तो महाराष्ट्र में कई एफपीओ हैं, मध्य प्रदेश में कई एफपीओ हैं, तो कई बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। बस वही सपना है कि अब इन एफपीओ को, क्योंकि 10,000 किसान हो गए हैं, हमारा भी प्रयास है कि हम अब इनका एक फेडरेशन बनाएं, एक बड़ी संख्या में किसानों का एक संगठन बनाएं, तो उसके बाद जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है जो कंपनी में आती है वो फिर इसमें आ जाएगी। एफपीओ बनने के बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है किसानों में जागरूकता भी आई है। हम भी जैसे फील्ड में यहाँ पे गए थे तो हमने ये देखा था कि पहले जो है किसानों को सिर्फ ये होता था कि बहुत सारी योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन अब के टाइम पे ये हो रहा है कि एफपीओ बनने के बाद में वो आपस में बात करते हैं, उनको जो है एक गाइडेंस मिलता है कि प्रोफेशनली, तो वो खुद भी अब ये सोचने लगे हैं कि हमारी सरसों है तो उन्हें इतना भी मालूम है कि देश के अंदर खाद्य तेल जो है वो बाहर से विदेशों से आता है, तो हम खुद इसका ब्रांड बनाएं, हम खुद जो है वो अगर बेचेंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा और जो उपभोक्ता है उन्हें भी फायदा होगा। तो इस तरह की जो जागरूकता है जिसकी वजह से वो खुद एम्पावर्ड होते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो इसमें एक जो है रोल वो भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर आ रहा है सामने। तो उसके बारे में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि जब किसानों के साथ में आप मीटिंग करते हैं, जब उनको बार बार समझाते हैं, हमने इसमें एक ब्लॉक लेवल कमेटी बनाई थी और हमने अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, बीडीओ, उनको निर्देश दिया था कि आप किसान सभा, किसान चौपाल करें। मुझे लगता है कम से कम 10 में तो मैं गया था, जो 16 एफपीओ उनमें से 5 पहले से बने हुए थे। तो वहाँ जब जाके हम उनकी मीटिंग करते हैं तो हम पहले उनको ये समझाते हैं कि देखिए आप लोग अलग अलग रूप से सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में आप बने हुए। अब आप इस कंपनी में आने से पहले अपनी समस्याएं बताइए। तो हमने कई जगह केवल उनकी समस्याओं के लिए 2-3 मीटिंग केवल उनकी समस्याओं की सुनवाई के लिए करी। तो उसमें पता लगा कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का तार डालना चाह रहा है पर वो पड़ोसी उसको अलाउ नहीं कर रहा, कई बार मेड़ की सीमा ज्ञान के लिए आपस में लड़ाई हो रही है, कई बार बोरिंग कहाँ है, पानी कहाँ है। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, जब हम गाँव में इनकी मीटिंग करते हैं तो इनको यही समझाते हैं कि आप आपस में आपका छोटा मोटा विवाद है, वो हो सकता है सीमा ज्ञान करने में कुछ समय लगे, हो सकता है तार को डालने में समय लगे, इनको समझाने में समय लगे, लेकिन समझाइश का एक समाधान होता है। लेकिन आप जब इस कंपनी में आए तो आप अपनी उन चीज़ों को परे रखें, वो आपके व्यक्तिगत हैं। आप इसमें केवल ये सोचें कि हम दोनों को मिलकर किस तरह से वो काम करना है जिससे उत्पादन बढ़े। लेकिन जागरूकता के लिए हम अलग विभागों को भी ले जाते हैं। हमने इसमें जो पीडी आत्मा होती है, आत्मा एक भारत सरकार का मिशन है जिसमें कि किसानों को और कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। हमने उसको और हमारे डीडी एग्रीकल्चर को दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। जो भी इंटरवेंशन हमें मिलते थे, चाहे वो मुफ्त खाद, मुफ्त बीज या फिर कृषि पे कोई प्रयोग हो या कोई वर्कशॉप हो, हम इन किसानों को प्राथमिकता देते थे। उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुंची। तो ये थे भरतपुर राजस्थान के जिला अधिकारी आलोक रंजन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। आइए देखते हैं। दक्षिणी गुजरात के किसान सुबह के समय कपास की चुनाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ अरहर में मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करे। दक्षिणी गुजरात के ही नर्मदा जिले में केले के पौधों के आसपास से खरपतवार साफ करे और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करे, जबकि वलसाड जिले के किसान धान की नर्सरी में खरपतवार न उगने दे। वहीं मध्य गुजरात में सिंचित काबुली चने और गेहूं में सिंचाई करे। मध्य गुजरात के वडोदरा और छोटा उदयपुर जिले में इस समय मक्के में जरूरत के अनुसार सिंचाई करे। यहाँ के दाहोद जिले के किसान तैयार टमाटर की तुड़ाई करते रहे। यहीं पंचमहल जिले में इस समय काबुली चने की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद पौधों के ऊपरी कोपलों को तोड़े। उत्तर गुजरात में तैयार अरहर की फलियों और अरंडी की बालियों की तुड़ाई करे। यही समय धनिया, जीरा और आलू को रोगों के प्रकोप से बचाएं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी इस समय अरंडी की बालियों की तुड़ाई करें। यही समय नींबू को रोगों और कीटों से बचाएं।
यहीं अहमदाबाद, भावनगर और बोटाद जिले के किसान गेहूं में सिंचाई करें। यहाँ के अमरेली जिले के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें और जब जनवरी में तापमान कम हो जाए तब कम अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले, ताकि मानसून से पहले उनकी खुदाई हो सके। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या है भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो सोमवार को जयपुर और सिरसा मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं विसनगर और लालसोट मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाकनेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 7 जनवरी को सरसों का भाव था 5,457 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 405 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,052 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों की आवक दूसरी मंडियों के मुकाबले अधिक रही। यहाँ 7 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,011 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदों में 99 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,911 रुपए। राज्य की जयपुर मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 7 जनवरी को यहाँ सरसों का भाव रहा 5,726 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 59 रुपए मजबूत होकर 5,785 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 जनवरी को सरसों 6,400 रुपए पर बिकी। वहीं सिरसा मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 9 जनवरी को सरसों 20 रुपए चढ़कर 6,400 रुपए पर जा पहुँची। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी सरसों की बुआई 95,34,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 88,42,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,92,000 हेक्टेयर आगे है। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी चने की बुआई 1,07,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,09,17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर पीछे है।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। भाव की बात करें तो अखबार नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 7 जनवरी को चने का भाव रहा 4,430 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,355 रुपए। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 जनवरी को चने का भाव था 4,670 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 430 रुपए लुढ़क कर 4,240 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 9 जनवरी को चना 4,600 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 7 जनवरी को देसी चने का भाव था 5,250 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदों में 5 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव जा पहुंचा 5,255 रुपए। वहीं गाजियाबाद मंडी में बीते शनिवार देसी चने का भाव था 5,800 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,800 रुपए पर बरकरार रहा। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर सेगमेंट खास खबर में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों और पार्टी की अगली रणनीति बनाने पर बातचीत हुई। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर मुंबई की बायकुला जेल में से रिहा हो गए हैं। दोनों की 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी के G20 वर्किंग ग्रुप के प्लानरी सेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार की G20 की थीम को भारत बहुत अधिक तरीके से चरितार्थ करता है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 121 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 172 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 220.14 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 56,829 कोविड टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकली स्लीपर बस ओडिशा के पुरी में हादसे का शिकार हो गई। बस में अचानक आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। बिहार के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। NH 81 पर एक अनियंत्रित ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व भर में हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए 2006 में हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।